नाटक रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को विकास दुर्गा का नमस्कार। पिछले एक साल से हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ नई कहानियां, किस्से, नाटक और संगीत लेकर आ रहे हैं। What started off as a humble attempt to bring the feel of Hava Mahal on podcasts is now a global phenomenon. Natak Radio has been heard in over 65 different countries and more than 1,000 cities across the world. From Ghumarvi in Himachal Pradesh to Leicester in the UK, भारत की सिलिकॉन वैली बंगलुरु से अमेरिका की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को तक। हमारी पेरेंट कंपनी नाटक की ही तरह नाटक रेडियो भी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। If you'd like to participate in Natak Radio, want to interact with us, would like to read or have us read a certain story or radio play, please write to us at radio@natak.org. That's radio@naatak.org. Until then, keep adding drama to your life with Natak Radio. नाटक रेडियो में इस हफ्ते पेश है वर्षा ठाकुर द्वारा लिखित संशय। वाचक अवनिका अग्रवाल। कहाँ जाना है बेटा? पिछले 10 मिनट से मैं इस सवाल का जवाब मन में बुन रही थी। एक ठीक ठाक सा जवाब तैयार भी कर लिया था। पता ही था सामने वाली बर्थ पर बैठी आंटी जी थोड़ी देर में ये सवाल पूछेंगी ही। उनके लिए ये स्वाभाविक कौतूहल का विषय था। रात के 12 बजे एक छोटे से बैग के साथ उस सुनसान से स्टेशन से अकेली चली लड़की। अब दिल्ली बम्बई जैसे शहर हो तो बात समझ में भी आती है, पर उस अलसाई से बंगाली कस्बे में ये बात हजम सी नहीं हो रही थी। अधिकांश लोग सो चुके थे, पर आंटी जी को शायद नींद नहीं आ रही थी। शायद अपने सहयात्रियों के खोज खबर लिए बिना नींद आती भी नहीं। मैंने हमेशा की तरह ऊपर वाला बर्थ बुक करने की कोशिश की थी, पर बीच वाला मिला था। एक किताब रख ली थी ताकि हाथ में रहे तो लोग फालतू बातें करने से बचें। ये मेरा पुराना अनुभव था। अकेले रहो तो ऊपर की बर्थ और उपन्यास में सफ़र गुजार दो, वरना सहयात्री अपने सवालों की लिस्ट लेकर तैयार रहते। कभी कभी तो बात फोन नंबर तक पहुंच जाती और टालना ही मुश्किल हो जाता। पर अभी तो तीर कमान से निकल चुका था। यक्ष प्रश्न पूछ लिया गया था और अब जवाब का इंतजार था। जी, मैं इंदौर जा रही हूँ। अच्छा, हम भी वहीं जा रहे हैं। इंदौर में कहाँ पर? ओफो, ये भी वहीं तक। अब मेरे झूठ बोलने की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक कहानी गढ़ने की और उसे विश्वसनीय बनाने की। पर मैं भी कोई कम थोड़ी थी। सब सोच के रखा था मैंने। जी, मैं पहली बार जा रही हूँ तो मुझे जगह का नाम पता नहीं। मुझे लेने स्टेशन में कोई आ जाएंगे। अच्छा, पहली बार। वहाँ आपके कोई रिलेटिव रहते हैं? जी, रिलेटिव नहीं, मेरी फ्रेंड है। मैं उसी के घर जा रही हूँ। ये थोड़ा सही बहाना था। लड़की सुन के ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। रिलेटिव बोलने से तो पूरे खानदान की पर्दे खुलवाने की तैयारी हो जाती। तो आप इतनी दूर फ्रेंड से मिलने जा रहे हो? आंटी के लहजे में थोड़ा अविश्वास था। बात उन्हें हजम नहीं हो पा रही थी, पर सच्चाई बता देती तो जाने उनका क्या हाल होता। जी बेटा, आप पढ़ती हो या जॉब करती हो? जी, मैं जॉब करती हूँ। तो छुट्टी लेके जाना पड़ता होगा ना? मैं समझ गई थी कि उन्हें ये बात कभी हजम नहीं होगी कि मैं नौकरी से छुट्टी लेकर अपने घर वर न जाके फ्रेंड के पास जा रही हूँ। पर उन्हें यकीन दिलाना ज़रूरी था, वरना वो मुझे चैन से सफ़र नहीं करने देती। मैंने मन ही मन सोचा और उस कथित फ्रेंड की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। जी, मेरी फ्रेंड की शादी है, इसलिए जा रही हूँ। अब आंटी जी के चेहरे पर सुकून फैल गया। अब सहेली की शादी हो तो फिर तो जा ही सकते हैं इतनी दूर अकेले। अब वे चैन से सो सकती थी। पर मेरी नींद उड़ गई थी।
एक झूठ छुपाने के लिए अब 100 झूठ बोलने थे। कल का पूरा दिन था, जाने आंटी जी और कितने सवाल पूछें। और सबसे बड़ी बात, जिसे सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था, अगर अगले कुछ दिनों में किसी कारण शादी का मुहूर्त ही ना होता तो तब तो आंटी जी तुरंत समझ जाएंगी कि ये सब झूठ है। हम छोटे शहरों वाले कितना भी बदल जाएं, शादी बिना मुहूर्त के नहीं करते। तो अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मेरी कथित सहेली का धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा। ईसाई बना दूंगी, हाँ ये सही रहेगा। और फिर ऊपर की बर्थ पर लेटे लेटे मेरे मन में विचार आया, क्यों ना कल मैं इन्हें सच बता दूं कि मैं अपने मंगेतर के दीक्षांत समारोह के लिए जा रही हूँ IIM इंदौर में। पर क्या वो ये बात हजम कर पाएंगी? शादी से पहले अकेले जाकर मंगेतर से मिलना, फिर वो कितना भी जाना माना कॉलेज क्यों ना हो, आंटी जी की सुई तो वहीं अटकनी थी। उन्हें क्या समझाती कि कॉन्वोकेशन सेरेमनी, वो भी IIM की, अपने आप में किसी शादी ब्याह से कम नहीं होती। पर सच तो ये था कि मैं अपनी निजी जिंदगी किसी ट्रेन में बैठे सहयात्री के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती थी। आखिर क्यों बताऊं उन्हें मैं अपने मंगेतर से जुड़ी बातें? तो कल मुझे उनसे बचकर रहना था, उन्हें सवाल पूछने का मौका ही नहीं देना था। काश मुझे ऊपर की बर्थ मिल गई होती। ट्रेन थोड़ी लेट चल रही थी। इंदौर का सही समय कल रात 2 बजे का था, पर इससे पहले वाली ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंची थी। इससे भी खास कोई उम्मीद नहीं थी। बेचारा राघव मुझे लेने आने के चक्कर में ठीक से सो भी नहीं पाएगा और फिर मुझे होटल के उसी रूम में छोड़ देगा जहां मेरी होने वाली सास व ननद रुकी हुई होंगी। 2 पल चैन से बात भी नहीं हो पाएगी। पर शादी से पहले तो प्राइवेसी जैसी कोई चीज होती भी नहीं हमारे देश में। खैर, अगले दिन मैं सुबह से उपन्यास खोलकर बैठ गई। अब वही मुझे झूठ के सिलसिले से बचा सकता था। आंटी जी के साथ उनकी बहू भी थी, शायद मेरी हम उम्र, और साथ में था दुनिया भर का गृहस्थी का सामान, बोरों में, पेटियों में। नाश्ते के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वे कलकत्ता में रहते थे, पर अपने घर इंदौर शिफ्ट हो रहे थे रहने के लिए, इसीलिए इतना गृहस्थी का सामान यहाँ से वहाँ करना पड़ रहा था। स्टेशन में उनके बेटे आने वाले थे लेने के लिए। अब वे थोड़ा मेरी तरफ से निश्चिंत लग रही थी, इसीलिए मेरे बजाय अपने बारे में बताई जा रही थी, बेटों, बेटियां, बहुओं के बारे में। मैं भी अब थोड़ा निश्चिंत हो गई कि अब और सवाल जवाब नहीं होंगे। दोनों सास बहू आपस में खूब बतियाती थी। देख के लगता था कि आपस में खूब छनती होगी इनकी। पर ट्रेन का सफर अच्छों की पोल खोलने के लिए काफी था। अब भला कोई 24 घंटे नाटक थोड़ी कर सकता है। तो होता ये कि जब सास टॉयलेट जाती तो बहू उनकी चुगली शुरू कर देती, और जब बहू टॉयलेट जाती तो सास उनकी। मेरे सामने जैसे कोई रंगमंच चल रहा था। अब मुझे मनोरंजन के लिए उपन्यास की जरूरत नहीं थी। मैं मन ही मन कामना कर रही थी कि शादी के बाद मेरा भी वही हाल ना हो जाए। पता नहीं महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन क्यों हो जाती हैं। एक ही घर में रहते हुए ऐसा मनमुटाव। घर ही तो एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर का संघर्ष करके लोग सुकून पाने लौटते हैं। अब घर में ही खटर पटर होगी तो इंसान जाएगा कहाँ? खैर, वक्त कटता जा रहा था। ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही थी और आंटी जी ने फोन पर बेटे को बता भी दिया था। पर कई बार ये ट्रेन रास्ते में कवर भी कर लेती थी। राघव ये बात जानता था। आंटी जी को भी मैंने बता दिया था ताकि वो बेटे को फोन पर बता दे। दोपहर खाने के बाद सब लोग लेट गए और सीधा शाम 6 बजे चाय वाले की आवाज के साथ उठे। वक्त ही तो काटना था, काहे की जल्दी। इंसान को हर कुछ महीनों के बाद एक ट्रेन यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास करने को कुछ नहीं रहता तो आप बीते वक्त को याद करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, अपनी जिंदगी से इतर दूसरी जिंदगियों के साथ वक्त व जगह बिताते हैं, कुछ नया अनुभव करते हैं। भागदौड़ बड़ी जिंदगी में ऐसा और संभव कहाँ? फ्लाइट में तो लोग बगल में झांकते तक नहीं, नए अनुभव क्या जुटाएंगे? आंटी जी के चेहरे पर फिर से शिकन सी आ गई। शायद लेटे लेटे फिर दिमाग चल गया।
थोड़ा इधर उधर बात करने के बाद वे मुद्दे पर आ गई। बेटा, मैं आज शाम से ये बात सोच रही थी। अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, आजकल तो शादी का मुहूर्त होता नहीं। ओह, पता नहीं इनका दिमाग इतना क्यों चलता है। अरे, दुनिया में बिना मुहूर्त के शादियां नहीं होती क्या? इनकी नाक क्यों लंबी होती जा रही है? खैर, अब परम झूठ बोलने की बारी थी। मैं सोच रही थी इस घटना के बाद मैं जब ट्रेन से उतरूंगी तो जिंदगी भर सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अभी शादी नहीं है, वो तो अगले महीने है। मैं तो उसको शादी की शॉपिंग में मदद करने जा रही हूँ। अगले महीने छुट्टी नहीं मिलेगी, इसीलिए अभी जा रही हूँ। मुझे पता था ये झूठ बिल्कुल भी हजम होने लायक नहीं था। आंटी जी 2 पल मुझे एकटक देखती रही, मानो सोच रही हूँ ये बात मैंने उन्हें कल रात क्यों नहीं बताई। कैसे बताती, मुझे खुद भी तो पता नहीं था। वही मैं सोचूं, आजकल तो कोई मुहूर्त नहीं है। अब शादी ब्याह कोई बिना मुहूर्त थोड़ी करता है। जी जी आंटी। बात खत्म हो गई थी, पर बात खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। राघव ने फोन पर बताया था कि ट्रेन ज्यादा लेट नहीं होगी, वो 2 बजे तक स्टेशन पहुंचने वाला था। आंटी जी अपनी बहू के साथ बात कर रही थी। शायद बेटा 2 घंटा लेट मानकर चल रहा था। फिर भी मुझे लगा कि वो कम से कम स्टेशन में पता तो करेगा, ऐसे ही निश्चिंत होकर सो तो न जाएगा। दोनों लेडीज इतने सारे भारी भरकम गृहस्थी के सामान के साथ, अगर ट्रेन पहले पहुंच गई तो सामान उतरेगा कैसे? रात को कुली भी कहाँ आसानी से मिलते। 10 मिनट का स्टॉपेज था, सामान सहित किसी भी हाल में बाहर निकलना ही था। और मेरा अंदेशा सही निकला। ट्रेन 2:30 बजे स्टेशन पर खड़ी हो गई। आंटी जी और बहू दोनों झांक झांक कर बेटे को ढूंढ रहे थे। फोन भी नहीं उठा रहा था, शायद घर पर सोया हुआ था। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। राघव अंदर आ चुका था, पर मेरा ध्यान आंटी जी की तरफ ही था। मैंने राघव को बताया और हमने मिलकर उनका सामान उतरवा दिया और प्लेटफॉर्म में बैठने की जगह के पास जमा दिया। एक आध उल्ली थे, पर वे दूसरे यात्रियों को पकड़ चुके थे। आंटी जी कभी मुझे देखती, कभी राघव को। उनकी अनुभवी नज़र सब भांप चुकी थी, पर अब उनमें संशय नहीं था। वो अपनापन जो घर पर सोते बेटे के लिए सहेज कर रखा था, शायद वही छलक आया था।